सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग संधि जो कक्षा 9 की संस्कृत में आने वाली हैं उनको पढ़ेंगे। कक्षा 9 संस्कृत जिन बच्चों ने रखा है उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को देखिए आप, और इसमें आप समझेंगे कि संधियाँ जो हैं हमें इस बार जो सिलेबस में आ रही हैं उनको हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से सीखेंगे, तो ये आप सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत के अंतर्गत आने वाली संधियों के विषय में, और कौन कौन सी संधियां हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अद्य वयम संधिम अधिकृत्य पठामा, संधि को आधार बना के हम लोग पढ़ेंगे। संधि, सबसे पहले परिभाषा आप क्या है संधि की। द्वयोः वर्णयोः मेलनेन, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यह विकारः भवति सा संधि, वह संधि कहलाती है। संधि को हम लोग जोड़ना भी कहते हैं, संधि मित्रता भी होती है, मेल भी होता है। अब यहाँ उदाहरण देख लो, देव प्लस आलयः ये लिखा है, देव लिखा है इस तरफ और आलय लिखा है इस तरफ। इसको कहते हैं पूर्व और इसको कहते हैं उत्तर। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं परे। ये आप समझ लो। यहाँ देव है पूर्व में, उत्तर में है आलय। देव है पूर्व में, उत्तर में है आलय, तो दोनों मिल गए तो क्या बना, देवालय। अब आप देख रहे हो दे और ला नहीं मिले, बल्कि देव का वा और आ के बीच में ही सारी बात हुई है। ठीक है, भुआ क्या है, यहाँ देखो देवालय ये बन गया। अत्र आ प्लस आ संयोगेन आवरणः आगता, आ प्लस आ संयोगेन, यहाँ वा के बीच में आ था और ये वाला जो आ है ये दोनों मिल कर के इन दोनों का क्या हुआ, संयोग हुआ, दोनों मिल गए। इनके संयोग से, इनके मिलने से आवरणः आगता, दोनों के मिलने से क्या आ गया, आ गया, तो बन गया देवालय। अब आपको पता होना चाहिए संधयः त्रयः प्रकारा संधि, संधियों के 3 प्रकार हैं। ते वे कौन से हैं, एक अच संधि जिसको स्वर संधि भी कहते हैं, दूसरी हल संधि जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं, संधियों के 3 ही प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल भी कहते हैं, इसलिए इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक एक करके सभी संधियों को। अधुना स्वर संधिम अधिकृत्य पठामः, आज हम लोग यहाँ अभी सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि क्या है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अधुना स्वर संधिम अधिकृत्य पठामः, तो अब क्या है कि सीधा सीधा यहाँ लिखा है यत्र द्वयोः स्वरयोः मेलनेन विकारः, यहाँ पर 2 स्वरों के मिलने से विकार मतलब होता परिवर्तन, वर्ण परिवर्तनम भवति तत्र स्वर संधि, वह कौन सी संधि है, स्वर संधि। द्वयोः स्वरयोः, अब आपको पता ही है स्वर कौन कौन से होते हैं, आ से लेकर के अंग आह तक आपने पढ़े होंगे स्वर। ठीक है, और वो तो होते हैं अयोग, वह आ से लेके री तक जो हैं वो होते हैं स्वर, 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों के मिलने से, जब ये 2 स्वर कहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर कोई संधि हो जाती है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ नीचे उदाहरण के लिए यहाँ बताया हुआ देखो, आ और आ मिले तो बन गया आ, ई और ई मिले तो बन गई ई, और आ और ई मिले तो बन गए ए। ये कैसे बने, किसने बना दिए, ये क्यों बनाना ज़रूरी थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों मिले, कैसे मिले, सबसे पहले इसका बताता हूँ। कुछ व्याकरण के नियम हैं। ठीक है, व्याकरण के नियमों की कुछ पुस्तकें हैं, फार्मूलाज की। शब्द यूं ही नहीं बन गए, शब्दों को बनाने के पीछे भी साइंस रहती है।
तो वही एक जो विज्ञान है वो उसकी कुछ बुक्स हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसी सिद्धांत कौमुदी, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं संस्कृत की। उन्होंने ये नियम बताए, उसी नियम के मुताबिक क्या होता है कि संधियाँ होती हैं, समास होते हैं। तो देखो स्वर संधि के भेद, यहाँ स्वर संधि के भेद बताए जा रहे हैं कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। एक होती है सवर्ण दीर्घ संधि, जिसको ज़्यादातर हम लोग दीर्घ संधि बोलते हैं। फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यन संधि, फिर अयाधि संधि। ठीक है, इस बार 2021 में 2021 में आपको टर्म 1 में जो संधियाँ आने वाली हैं वो है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि और अयाधि संधि। ये 3 संधियाँ आपको आएंगी टर्म 1 में। 2 संधियाँ आएंगी आपको टर्म 2 में। ठीक है, वृद्धि संधि और यन संधि ये भी आएंगी, बाकी वाली भी आएंगी, लेकिन ये अभी आपको इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। यहाँ लिखा है अधुना एकैकस्य परिचयं करिष्यामः। एक एक करके सबका परिचय जो है वो हम लोग करेंगे। तो परिचय भी करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी संधियों को। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण दीर्घ संधि की। स्वर्ण दीर्घ संधि, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो, सवर्ण सोना नहीं है, ये लिखा है सावर्ण। ठीक है, सावर्ण मतलब वर्ण जैसा। देखो ये क्या है? आ, और इसी के जैसा मिलता है ये वाला आ, बस थोड़ा सा अंतर है। ई उ री वर्णानाम सवर्णाक्षरेषु परेषु द्वयोः वर्णयोः स्थाने एक दीर्घा भवति। बस इन्हीं वर्णों का खेल है, इन्हीं वर्णों की बात है, बस इन्हीं स्वर वर्णों की बात है। अब यहाँ पर कौन कौन सा स्वर नहीं दिख रहा आपको? ए नहीं दिख रहा, ओ नहीं दिख रहा है ना, बस इन्हीं की बात होगी। आ ई उ, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, आ ई उ री। ठीक है, इनको अक प्रत्याहार बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको कहते हैं पूर्व वर्ण और इसको कहते हैं परवर्ण, और उसके बाद क्या आता है? परिवर्तन। उदाहरण देख लो, आ प्लस आ ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और आ ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन जो निकल के सामने आएगा वो आएगा हमेशा दीर्घ ही, इसलिए इसको दीर्घ बोलते हैं। अच्छा, ह्रस्व दीर्घ के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूं। ये आ अगर मैं लिखता हूँ तो ये है ह्रस्व ई, ह्रस्व आ सॉरी, और अगर ये वाला आ लिखता हूँ मैं, कौन सा? मात्रा वाला आ, तो ये मात्रा वाला आ हो जाता है दीर्घ आ। ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये ह्रस्व आ कहलाता है, ये दीर्घ आ कहलाता है, जिसको हम लोग ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं छोटा बड़ा। वैसे ये छोटे आ को बोलते हैं ह्रस्व और बड़े आ को बोलते हैं दीर्घ। अब आप देख रहे हैं ह्रस्व आ दीर्घा, ह्रस्व आ दीर्घा, और बाद में बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा, इसलिए इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। ठीक, उदाहरण के रूप में आप देख लो, यहाँ लिखा सूर्य प्लस आतपे। अब यहाँ सूर्य के अंत में या आ रहा है, तो यहाँ में आ था, कौन सा आ था? ह्रस्व आ था। अगर दीर्घ होता तो ऐसे लिखा होता ना, है ना। अब ह्रस्व आ था, और यहाँ इस तरफ पर में कौन सा आ है? दीर्घ आ है, तो दोनों मिल गए तो बन गया सूर्य आतपे। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अंत में रा है, नहीं, बोल के देखो, सूर्य, रा पहले बोलते हैं, या बाद में बोलते हैं, और यहाँ के बीच में आ है, और यहाँ पर आ है। अगर यहाँ के बीच में आ नहीं होता तो क्या होता? तो फिर कुछ अलग तरीके से लिखा होता बेटा सूर्य। कैसे लिखा होता? ऐसे लिखा होता सू, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर इसके बीच में आ नहीं होता तो ऐसे लिखते, जो कि पढ़ा भी नहीं जाता हमसे। ठीक, वो भी हलंत होता या आधा आ होता। तो अब यहाँ पहले बात की हमने आ की, अब बात करते हैं हम लोग ई की। ई में भी वही चीज़ रहती है। अगर ई इस तरफ हो, ई इस तरफ हो, कोई भी हो इन दोनों में से, अगर इसके सामने ये वाली ई हो या इसके सामने ये वाली ई हो तो भी, अगर इसके सामने ये वाली ई हो
और इसके सामने ये वाली ई हो, कोई भी ई होगी अंत में क्या जाके ई ही होगी। कौन सी ई होगी? दीर्घ ई होगी, तो इसको इसलिए दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है गिरी प्लस ईशाह, तो बन गया हमारे पास गिरीशा। अब गिरी जब बोलते हैं गिरी, ई आ रहा ना अंत में, यहाँ ई कौन सी है आप देख रहे हो, आपको ह्रस्व ई दिख रही है छोटी, और इस तरफ ई कौन सी दिख रही है? बड़ी। अब इन दोनों ई की जगह पे बड़ी हो गई। देखो यहाँ ह्रस्व ई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लागू हुआ और बन गया हमारे पास गिरीशाह। गिरीशाह कहते हैं पर्वत के स्वामी को, पर्वत के स्वामी, गिरी पहाड़ को कहते हैं, गिरीशाह हो गया पर्वत के स्वामी। ठीक है, हिमालय को भी गिरीश कहते हैं। अब ऊ और ऊ की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी वही नियम, वैसा ही नियम लागू हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और अंत में हमारे पास क्या रहता है? ऊ। देखिए गुरु प्लस उदयः क्या बन गया? गुरुदयः। अब छोटा ऊ जब भी लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, बड़ा ऊ लिखा जाता है इस तरह से, गुरुदया। अब गुरु जब बोलते हैं तो अंत में ऊ आ रहा है ना, सुनाई दे रहा होगा आपको, और इस तरफ ऊ है, तो दोनों मिल गए तो बन गया गुरुदय। अब देखो यहाँ पर भी छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ, छोटा छोटा ऊ मिल करके बड़ा बन गया, दीर्घ संधि का नियम लागू हो गया। अब यहाँ पर री 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 री, अब हिंदी में तो हमें दिखता है कि री दीर्घ नहीं होता, लेकिन संस्कृत में होता है। दोनों में अंतर क्या है यहाँ देखो। ठीक है, दीर्घ री में एक और ऐसे लगाना पड़ता है नीचे। तो अब इन दोनों को भी यहाँ मिला देते हैं तो बड़ा री बनता है। देखो ये लिखा है यहाँ पर मातृ ऋणम, तो क्या बन गया? मातृनम, मातृनम। इस तरफ भी री था, उस तरफ भी री था, दोनों री मिल गए तो बन गया मातृनम। समझ में आ गया? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आपको मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दीर्घ संधि, ये स्वर हमारे सिलेबस में है, तो क्यों ना हम इसको आसानी से सीखें, आसानी से पढ़ें। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की ओर। यहाँ पर कुछ आप अन्य उदाहरण देख लीजिए, ये उदाहरण आपको काम आएंगे। लोभ प्लस आविष्ठा, भा के बीच में आ था और आविष्ठा तो पहले से ही आ से है, तो बन गया हमारे पास लोभाविष्टा। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर आप देख लो दीर्घ है, यहाँ ह्रस्व है, दोनों मिल गए बन गया दीर्घ, तो बन गया विद्यार्थी। अति प्लस इव, अति प्लस इव, दोनों ई की जगह पे बड़ा ई आ गया, बन गया अति, अतीव। गिरीशः पहले ही बता दिया आपको मैंने। बधू प्लस उत्सवः, अब यहाँ देख रहे हो दीर्घ ऊ है, यहाँ ह्रस्व ऊ है, दोनों की जगह एक ही ऊ आ गया तो बन गया बधू उत्सवः। मातृ प्लस ऋणम, तो दोनों की जगह मातृणम आ गया। अब एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप देखना इसको। ये लिखा है ना अति प्लस इव, है ना। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। सबसे पहले है अ, यही है, फिर उसके बाद है त। आपको आ दिख रहा है कहीं बच्चों को? ई दिख रहा होगा, सॉरी ई तो नहीं है, वो तो अंत में बोला जा रहा है ना, अति, अति, ई अंत में बोला जा रहा है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास छोटी ई, ये छोटी ई ही है, अगर बड़ी होती तो ये ई जो था इस तरफ से होना था, तो ये यहाँ तक। फिर उसके प्लस उसके बाद क्या है? ईव, तो ये आ गया ई, उसके बाद आ गया हमारे पास व। ठीक, अब वा में आ है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं होता तो ये हलंत होता और एक आ अलग से भी लिखा होता। ठीक है, अब ई कहाँ पर मिल रहे हैं इस शब्द में? कहाँ कहाँ मिल रहा है? यहाँ और यहाँ पर मिल रहा है, दो जगह पे, यहाँ दो जगह पे मिल रहा है, तो इन्हीं दो की बात हो रही है। जहाँ ई दोनों मिल गए तो यहाँ दोनों मिल करके क्या बन गई? बड़ी बन गई, तो बन गया इनका क्या? अतीव। ठीक है, जब इन दोनों जगह पर बड़ी ई बन गई तो हम इस तरह से बोलेंगे, देखो आ के साथ ता में ई जुड़ जाएगा, अति, और वा में अ मिल गया तो बन गया व अतीव। वर्ण विच्छेद आपने बच्चों क्लास 6 में सीखा ही था, तो वैसा ही ये वर्ण विच्छेद है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है।
तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ बात हो रही है गुण संधि की। कौन सी संधि है? गुण। गुण जिसको इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं ना, वो वाले गुण की यहाँ बात नहीं है, ये गुण संधि है। भाषा की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है। तो देख लीजिए इसको क्या है ये ग्रामर में गुण संधि। तो ए ओ अर एतेषाम अक्षराणाम गुण इति नाम। ए ओ अर इन तीनों अक्षरों का गुण ये नाम है। इन तीनों अक्षरों का नाम क्या है? गुण। जब भी बात हो, कोई आपसे पूछ ले ए क्या है, गुण है, वृद्धि है, यण है, क्या है, तो आप बोलोगे ये गुण है। ए ओ और इन तीनों का नाम क्या है? गुण। इन्हीं को गुण कहते हैं। इन्हीं की ही सारी बात होगी इस संधि में। अब देखो आ ऑब्लिक आ वर्णयोः ई परे द्वयोः स्थानयोः एकारः ऊ परे द्वयोः स्थानयोः ओकारः री परे द्वयोः अरकारः भवति। देखो यहाँ ये कहा गया कि आ और आ के बाद में, पर में, मतलब उत्तर में है ना, अगर ई या ई आए, छोटी या बड़ी आए, तो दोनों के स्थान पर एकार होगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ना रहेगा आ, ना रहेगी ई। आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वैसे ही ऊ के परे अगर ओ होगा, आ के परे अगर ऊ होगा, तो उन दोनों की जगह पे हो जाएगा ओकार। वैसे ही आ के परे अगर री होगा तो दोनों की जगह पे हो जाएगा। यहाँ लिखा है नीचे पूर्व वर्ण और परवर्ण की बात हो रही है। आ के बाद में अगर ये वाला ई आता है तो क्या होगा? ए। ये क्या है? गुण। अगर आ के बाद में ये वाला ई आता है तो भी क्या होगा? ये वाला ए। ये क्या कहलाता है? गुण। अब जो हमने पहले संधि पढ़ी थी ना, दीर्घ संधि, वैसा यहाँ कोई नियम नहीं है। वहाँ सवर्ण था, मतलब सेम टू सेम वैसा वर्ण अगर होता है तब जाके दीर्घ संधि होती है। गुण संधि में कुछ अलग है। गुण संधि में क्या है कि ई ऊ री की बात होगी अगर वो आ के परे आएंगे तो, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आ के बाद में आता है ऊ या आ के बाद में आता है बड़ा ऊ तो क्या होता है? ओ। वैसे ही ह्रस्व आ दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ री तो हो गया अर। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब अगली स्लाइड में देखो इसके कुछ उदाहरण और समझ लो इसको। देखिए यहाँ लिखा है राम और यहाँ लिखा है इति। राम का जो आ है और यहाँ की जो ई है दोनों मिल गए तो दोनों की जगह पे आएगा ए, तो बन गया हमारे पास रामेति। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। राम का माँ है ना जो, अगर इसमें आ नहीं होता तो ये इस तरह से लिखा जाता, लेकिन इसमें आ है तो राम के माँ में क्या था? आ, और उसके दूसरी तरफ परे लिखा है इति। सबसे पहला वर्ण है ई, हम इसी की बात करेंगे। हमने अभी नियम में ये पढ़ा कि अगर आ के परे ई हो तो दोनों की जगह पर क्या हो जाता है? ए। ठीक, दीर्घ ए नहीं, ह्रस्व ए, ह्रस्व ए, ये वाला ए हो जाता है। अब इन दोनों की जगह पे तो हो गया ए। अब इसकी आ की जगह और इसकी ई की जगह पर हो गया ए। अब माँ के बीच में आ नहीं मिलेगा, पहले तो आ मिला हुआ था ना, अब माँ के बीच में क्या मिलेगा? ए। क्या मिलेगा? ए। और उस तरफ आपको जो ई दिख रही है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो इन दोनों की जगह पर माँ में जब ए मिल जाएगा तो माँ का हलंत कट जाएगा। माँ का हलंत कट गया तो बन जाएगा में। और इस तरफ रा का रा हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि इनकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि संधि जो हो रही है वो हो रही है आ और ई के बीच में।
तो इसके साथ में ती लग जाएगा तो बन गया रामेती। ठीक है, ये शब्द आपको मैंने बना के यहाँ दिखा भी दिया। उसी तरह से है बच्चों गुण प्लस ईशः, तो बन जाएगा क्या, गुणेशः। कैसे बना ये आपको समझना है खुद। यहाँ आ है और यहाँ ई है, दोनों मिल गए तो बन गया गुण ए। वैसे ही है पर प्लस उपकारः परोपकारः। अब यहाँ पर ओ का उदाहरण है, इसमें आ है और इसमें ऊ है। आ के जब परे ऊ हो या दीर्घ हो तो बन जाता है ओ। यहाँ ह्रस्व ही बनता है हमेशा, दीर्घ नहीं बनेगा। यहाँ आप कहोगे कि सर ये वाला जो औ है ये क्यों नहीं बना, तो ये अलग संधि है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। गुण संधि में सिर्फ बात होती है हमारे पास ए, ओ और अर की। वैसे ही क्या है, सूर्य प्लस उदयः। ठीक है, यहाँ सूर्य में आ है और यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा सूर्योदय। देवर्षि, यहाँ अर हुआ। ठीक है, यहाँ री है ना और यहाँ अर। अब अर जब हुआ तो इस तरह से रा यहाँ पर चला गया, देवर्षि बन गया। महर्षि में भी अर हुआ तो बन गया महर्षि। ये कुछ उदाहरण थे, समझ लिया आपने। तो यहाँ हमने बात की है गुण संधि की, और अब ये वृद्धि संधि लिखी है जो कि आपके टर्म 1 में तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए इसको, कोई बात नहीं। ज़्यादा फोकस आप टर्म 1 पे करेंगे, अभी बाद में आप दूसरे टर्म के लिए अलग से तैयारी करेंगे, लेकिन ये चलो अब बताते जाता हूँ आपको मैं। वृद्धि संधि है ए और औ, इनका वृद्धि ये नाम है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना ए ओ अर, उनका नाम था गुण, लेकिन ये है ऐ और ये है औ, इसलिए इसको वृद्धि कहते हैं। अब आ वर्णयोः ए परे एकारः भवति, ओ औ च परे औकारः भवति। सिंपल सा नियम है। वैसे ही नियम सब संधियों में लगते हैं। आ के बाद अगर ए हो, या आ के बाद ऐ हो, या आ के बाद ऐ हो, या आ के बाद ए हो, कुछ भी हो, होगा क्या, एकार। उसी तरह से आ के परे अगर ओ और औ हो तो औकार होगा। इसको पूर्ववर्ण कहते हैं, इसको परवर्ण कहते हैं, और ये परिवर्तन होता है। देख लो, आ के बाद में अगर ए होता है तो भी यही होगा, और आ के बाद में अगर ऐ हो तो भी ऐ होगा। वैसे ही इसके ऊपर भी लागू है, ए हो या ऐ हो तो क्या होगा, ऐ होगा। वैसे ही आ के परे ओ और औ हो तो औ ही होगा। समझ आया? तो इस नियम को हम लोग थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए आप, यहाँ लिखा है एक प्लस एकम। ठीक है, यहाँ लिखा है एक प्लस एकम। अब आप जो हमने गुण संधि पढ़ी है ना, उसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा। वहाँ बात हो रही थी ई और ऊ की, है ना, और री की। यहाँ इस तरफ ई तो आपको दिख नहीं रहा, ऊ भी नहीं दिखेगा कहीं। यहाँ सिर्फ ए और ओ की बात होगी, जो कि दीर्घ संधि में, गुण संधि में नहीं थे। अब एक में अ है और यहाँ पर है ए। अब ये दोनों मिल गए, अ और ए, तो बन गया, इनकी जगह पर आ गया ए ऐ, तो बन गया एक एकम। ठीक है, परिवर्तन यही आया ना, दोनों की जगह क्या परिवर्तन आ गया, ऐ आ गया। ये वृद्धि कहलाता है, तो ये ऐ आ गया तो बन गया एक एकम। वैसे ही बच्चों आगे देख लीजिए, मत प्लस ऐक्यम, क्या बन गया, मतैक्यम। वन प्लस औषधि, वन औषधि। नव प्लस औदार्यम, नवौदार्यम। जल प्लस ओगः, जलौगः। और उप प्लस ऋच्छति, उपार्च्छति। बहुत सरल, बहुत सिंपल, साधारण तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आप देखिए यन संधि। यन संधि भी बहुत आसान संधि है और बहुत इम्पोर्टेंट संधि भी होती है यन संधि, हालांकि आपको टर्म 1 में नहीं आएगी। या रा लावा, इनका नाम यन है, यारा लावा को यन कहते हैं। ई उ रील री वर्णानाम असमान स्वरे परे इकारस्य स्थाने यकारः, उकारस्य स्थाने व, ऋकारस्य स्थाने रा। और
रकारः च आगच्छति। देख लो आप, ये पूर्ववर्ण हो गया, ये परवर्ण हो गया और ये परिवर्तन आ गया। ई के बाद में अगर असमान कोई भी स्वर आ जाता है, ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है, असमान मतलब ई जैसा नहीं होना चाहिए वो, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, या। असमान स्वर मतलब अ जैसा होना चाहिए, आ, या तो वो ये वाला आ हो सकता है या ये वाला आ हो सकता है। असमान, आ जैसा दिखने वाला कोई वर्ण आएगा तो क्या आएगा, या आ जाएगा। वैसे ही ऊ के बाद में भी अगर आ जैसा कोई दिखने वाला दिखेगा तो उसकी जगह पे वह आ जाएगा, और री की जगह, री के बाद में अगर आपको आ जैसा कोई और स्वर दिखे तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे इसको। यण संधि, क्योंकि बहुत संधियों में जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी खोलते हैं तो सबसे पहले यण संधि पढ़ते हैं। बहुत आसान भी नहीं कहेंगे इसको हम, इसके लिए बहुत सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट संधि है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये इसमें इंटरव्यूज़ में इस संधि को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ पर, यदि प्लस अपि। यदि में आपको ई दिखेगा, है ना, और यहाँ पर आ जैसा एक स्वर दिख रहा है आपको, और ई और आ दोनों मिल गए तो बन गया य, तो बन जाता है हमारे पास यद्यपि। ठीक, वैसे ही तानी प्लस एव, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, ए। ई के बाद अगर ए हो, वैसा स्वर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया, तान्येव। वैसे ही इत्यादि इत्यादि, सुआगतम स्वागतम, पर्यावरणम पर्यावरणम, पितृआज्ञा पित्राज्ञा। यण संधि आपको मैंने थोड़ा जल्दी में इसलिए बताई है क्योंकि आपकी टर्म 1 में नहीं है। आपको मैं किसी और दिन इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अब ये है अयादि संधि, ये आपके टर्म 1 में है, इस पे फोकस करें आप। अयादि संधि ए ऐ ओ औ वर्णानां स्वराक्षरे परे क्रमशः आय अव आव आदेशाः भवन्ति। अब देखो, ये ए और ये ऐ, ठीक, यहाँ लिखे ही हैं ऑलरेडी। ये ए दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे क्या होगा, आए, और ये जो ऐ दिख रहा है इसकी जगह पे क्या होगा, आए, और ये ओ दिख रहा है इसकी जगह पे होगा अब, और ये औ है इसकी जगह पर है आग। ये आदेश, आदेश मतलब ये हो जाते हैं, ठीक है, इनको आदेश है कि ऐसा हो जाओ आप, ये नियम है। अब इसके लिए, नियम के लिए ना कुछ सूत्र होते हैं, सूत्रों को ही नियम कहते हैं। वो व्याकरण की लैंग्वेज में वो पढ़ जाते हैं, वहाँ इस तरह से होते हैं, एचो अवायावा, एचा क्रमादाय अवायावयते स्युरचि, ठीक है। अब पूर्व वर्ण क्या है, ए, और पर वर्ण क्या है, स्वर। कोई भी स्वर हो सकता है। ए के बाद में अगर कोई भी स्वर दिखे तो वहाँ पर अय होकर के संधि हो जाएगी। ऐ के बाद में अगर कोई स्वर दिखे तो वहाँ आय हो जाएगा। ओ के बाद में अगर कोई स्वर दिखे तो वहाँ आव हो जाएगा, और औ के परे अगर कोई स्वर दिखे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आव। देखिए आप उदाहरणों में देखिए, आप समझेंगे। तो ये देखिए इसके उदाहरण, यहाँ आप देख रहे होंगे, ने प्लस अनम, है ना, ये स्वर है ना, इस तरफ आपको सब स्वर ही दिखेंगे। आ दिख रहा है, ई दिख रहा है, आ दिख रहा है, ने प्लस अनम। अब ने प्लस अनम, नहीं तो लिखा नहीं है यहाँ पर, ने लिखा है, ने प्लस अनम, ना में क्या है, ए, तो उस ए की जगह पे क्या हो जाएगा, आए। जब ए नहीं दिखेगा आपको, यहाँ दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा ना, यहाँ आय हो गया तो नय नम बन गया, नय नम। कैसे बन गया, कैसे बन गया, इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो, देख सकते हो। जब ये ना है ना, ये ना
हलंत लिखा है, इसमें क्या मिला हुआ था, ए। क्या मिला था, ए। जब इसमें ए मिला था तभी ये ने था, जब ए निकल गया तो ये ना प्लस ए हो गया। अब अनम में आ तो आपको उस तरफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इस तरफ आ, अनम में पहला अक्षर आ है। अब यही नियम कहता है कि इस तरफ स्वर कोई भी हो चलेगा, लेकिन अगर ए और आ आते हैं तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, आए। आ और या, ये हो जाएगा, है ना। आए में या हलंत है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ना में आ जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ना। ये ना है ना हलंत, हलंत में आ मिल गया तो हलंत हट जाएगा, ना रह जाएगा। और या में आ मिल जाएगा जा कर के तो या का हलंत भी हट जाएगा, तो नए हो गया। जब ये आ भी इसमें मिल गया तो बाद में बचा क्या हमारे पास, नम, तो बन गया हमारे पास नयनम। इस तरह से सब जगह आप ऐसे ही ट्राई करो, कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही है नई प्लस अकाहा, दोनों की जगह यहाँ ऐ है ना, नई में ऐ दिख रहा है तो ऐ की जगह पे आए होना है, तो बन गया नायका। पो प्लस अनम, पो प्लस अनम, ओ की जगह आव आदेश होगा तो बन गया पवनम। पौ प्लस अकहा, औ आदेश होगा, आव आ जाएगा उसकी जगह, बन गया पावका। औ की जगह आव आएगा, पर्वतौ प्लस इव, औ आव पर्वताविव। वैसे ही गई प्लस अकहा, ऐ दिख रहा है गे में, और आए आ जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा गाय का। अयादि संधि तो सबसे आसान संधियों में से एक संधि है जो आपको क्लास 9 की संस्कृत की ग्रामर में पूछी जा रही है। इससे बढ़िया और कौन सी बात हो सकती है। वीडियो आपने अभी तक देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ग्रामर की हैं या आपकी भारतीय व संस्कृत, स्वर्ण काका आदि सभी पाठों की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन सभी को देखें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी बच्चों को भी दिखाएं, उनसे मत छुपाएं, और इसी तरह से आप पढ़ते रहें और बाकी को भी पढ़ाते रहें। धन्यवाद।